नमस्कार। जैसे जैसे लोकसभा का महापर्व नजदीक आ रहा है, हर रोज सियासी तस्वीरें राजनीति की अलग रंग पेश करती जा रही है। इन्हीं तस्वीरों की क्या है इनसाइड स्टोरी, आप तक पहुंचाने के लिए हाजिर हूं मैं, मिहिर रंजन। पहली खबर आज रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ी हुई है, जिनके अंदर ऐसा लग रहा है कि अमेठी से चुनाव लड़ने की इच्छा जाग रही है। तो दूसरी तरफ वायनाड में उनके साले राहुल गांधी हैं, जिन पर स्मृति ईरानी लगातार हमले किए जा रही है। दूसरी खबर कांग्रेस से जुड़ी है, जहां पर तू चल मैं आया वाली कहानी हो रही है। आज देखते हैं कि कौन कौन नेता कांग्रेस को छोड़ गया, कौन कांग्रेस को जुदा कर गया, किसने कांग्रेस पर आरोप लगाए कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है, गड़बड़ है। और फिर बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की, जिनकी एक तस्वीर आ जाई और वो तस्वीर के जरिए शायद ये बताने की कोशिश की जा रही है कि भगत सिंह और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की कतार में अरविंद केजरीवाल भी हैं। लेकिन पहले हम शुरुआत करेंगे उस खबर से जिस खबर की चर्चा सबसे ज्यादा जरूरी है। कांग्रेस ने अभी तक ये साफ नहीं किया है कि अमेठी से कौन चुनाव लड़ेगा। राहुल गांधी ने वायनाड से नॉमिनेशन तो कर दिया है, कल उन्होंने नॉमिनेशन किया और आज स्मृति ईरानी वहां जाकर उन पर लगातार हमले कर रही थी। लेकिन आज अब से थोड़ी देर पहले रॉबर्ट वाड्रा का एक बयान आया और उस बयान में जो कुछ भी उन्होंने कहा वो धीरे धीरे इस तरफ इशारा था कि उनके अंदर राजनीति में जाने की, चुनाव लड़ने की, लोकसभा चुनाव के जरिए दिल्ली में संसद तक पहुंचने की इच्छा है। और सहारा उन्होंने लिया लोगों का कुछ इस तरह से कि अमेठी की जनता ऐसा चाहती है कि मैं चुनाव लड़ूं, अगर राजनीति में शुरुआत करनी है तो बेहतर होता कि मैं अमेठी से करता। कुछ इस तरह की बातें वो लगातार करते रहे। तो पहले आप रॉबर्ट वाड्रा का वो बयान सुनिए, फिर हम इसकी बात करेंगे। यहाँ तक कि वो मेरे से भी प्रेरणा करते हैं और आशा करते हैं कि मैं वहाँ अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूँ और सांसद बनने की सोचता हूँ तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूँ, क्योंकि मैंने 99 से अपनी जो प्रचार प्रियंका के साथ शुरू किया वो अमेठी में ही था। और वो उस समय की तो राजनीति और पॉलिटिक्स बहुत अलग थी। तो ये आपने देखा कि रॉबर्ट वाड्रा क्या कहना चाह रहे थे, उनके मन में क्या है। अब जरा ये भी सुनिए कि चूंकि बीजेपी की तरफ से वहां पर स्मृति ईरानी उम्मीदवार हैं, तो जाहिर सी बात है अगर उनके मन में अमेठी को लेकर अगर लड्डू फूट रहे हैं तो वो उस कैंडिडेट पे हमला करने ही वाले थे। उनको करना ही चाहिए था जो कि वहां पे बीजेपी ने उतारा है। तो उनके निशाने पे अगर स्मृति ईरानी थी तो स्मृति ईरानी के लिए उन्होंने क्या कहा, पहले वो भी सुन लीजिए। तो चलिए ये बाइट हम आपको उन्होंने जो कुछ भी कहा उनके बारे में, स्मृति के बारे में, वो हम सुनवाएंगे। हमारे साथ बात करने के लिए हमारे एक्सपर्ट समीर चौगांकर जी भी मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि उनको स्क्रीन पे आप लेके आए। समीर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली लाइव में। ये अभी जो बाइट हमने चलाया, समीर जी आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि वाड्रा साहब का ये मैसेज किसके लिए है? सोनिया गांधी के लिए है, राहुल गांधी के लिए है, पार्टी प्रेसिडेंट के लिए है, जनता के लिए, विपक्ष के लिए, किसके लिए मैसेज है कि वो अमेठी से उनकी पारी की शुरुआत हो या होनी चाहिए अगर होती है तो? देखिए, मुझे लगता है कि अगर रॉबर्ट वाड्रा ने अगर सार्वजनिक रूप से ये कहा है कि वो अमेठी से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो मुझे लगता है विचार विमर्श घर के अंदर, देखिए कांग्रेस पार्टी तो एक परिवार की पार्टी है। अब सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, इन तीनों के बीच इस बात का विचार विमर्श हो रहा होगा कि अमेठी से किसे लड़ाया जाए। राहुल गांधी जो अमेठी से 2019 का चुनाव हार चुके, उन्हें अमेठी से चुनाव लड़ना चाहिए था, लेकिन वो चुनाव हार चुके हैं, वो अब हिम्मत नहीं कर पा रहे लड़ने की। उसके बाद नाम आता है प्रियंका गांधी का। प्रियंका गांधी को लेकर चर्चा चल रही थी कि क्या वो अमेठी से लड़ेगी स्मृति ईरानी के खिलाफ, या वो रायबरेली की सीट जहां से सोनिया गांधी ने खाली कर दी है और सोनिया गांधी अब राजस्थान से राज्यसभा में चली गई है, तो क्या वो रायबरेली से चुनाव लड़ेगी? क्योंकि सोनिया गांधी के पत्र में भी ये इस बात का जिक्र था कि मेरे परिवार के सदस्य का ध्यान रखना, जब उन्होंने रायबरेली की जनता को पत्र लिखा था तो इस बात की उम्मीद लगाई जा रही थी कि परिवार का कोई सदस्य लड़ेगा। समीर साहब, तो अब जी जब अमेठी और रायबरेली के अंदर कांग्रेस अभी तक उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, तो मुझे लग रहा है कि पार्टी के अंदर इस बात को लेकर विमर्श चल रहा है कि किसे उतारा जाए। और हो सकता है कि रॉबर्ट वाड्रा ने अपनी इच्छा से परिवार को अवगत कराया हुआ कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। तो जब समीर साहब, यही और जब राहुल गांधी तैयार नहीं है,
समीर तो साहब, मैं यही परिवार के तीसरे सदस्य को चुनाव लड़वा देंगे। मैं यही जानना चाह रहा हूं कि क्योंकि अभी पार्टी की तरफ से ऐलान नहीं हुआ है कि अमेठी और रायबरेली से कौन लड़ेगा। यह भी हो सकता है कि राहुल गांधी जैसे पिछली बार 2 सीटों से लड़े थे, बिल्कुल उसी तरह इस बार भी वायनाड के बाद वो अमेठी से भी मैदान में उतर जाए। अब ये अभी जब फैसला नहीं हुआ है, पार्टी की तरफ से कुछ बयान नहीं आया है, तो क्या आपको लगता है कि वाड्रा का जो ये बयान आया है बगैर घर परिवार की रजामंदी के, सीधे उन्होंने अनायास ऐसे कह दिया, वो भी मीडिया में आके, या रजामंदी है? देखिए, मुझे लगता है अगर रॉबर्ट वाड्रा का ये बयान, देखिए अगर रॉबर्ट वाड्रा का ये बयान आया है तो इसमें निश्चित रूप से मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी से उनकी जरूर आरंभिक चर्चा हुई होगी। मैं ये नहीं जानता कि सोनिया गांधी की इसमें कितनी सहमति है, सोनिया गांधी से चर्चा हुई है कि नहीं, लेकिन ये तय है कि प्रियंका गांधी से बात हुई होगी और प्रियंका गांधी ने सोनिया गांधी से इस संदर्भ में बात की होगी। और मुझे लग रहा है कि परिवार के अंदर इस बात को लेकर विचार विमर्श हो रहा होगा कि यह दोनों सीटें जो परिवार की रही, यह कैसे परिवार के पास रखी जाए। निश्चित रूप से गांधी परिवार नहीं चाहेगा कि ये 2 सीटें रायबरेली और अमेठी जो 50 साल से गांधी परिवार की सीटें रही है, वहाँ कोई गैर गांधी वहाँ से सांसद बने। आप देखिए, पहली बार फिरोज गांधी वहाँ से सांसद बने थे रायबरेली से 1952 के अंदर, इंदिरा गांधी के पति बने थे। अब हो सकता है कि प्रियंका गांधी के पति रायबरेली से या अमेठी से चुनाव लड़ने के सांसद बनने की कोशिश करें, लेकिन यह तय है कि परिवार का कोई भी सदस्य चुनाव लड़े, किसी के लिए भी यह बहुत आसान नहीं है। अब परिस्थितियां अमेठी में और रायबरेली में बहुत ज्यादा बदल चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी का 10 साल का काम, योगी आदित्यनाथ का 2017 से जो काम है, भारतीय जनता पार्टी का जो वहाँ संगठन है, राष्ट्रीय सेवक संघ का जो वहाँ पर काम है, और अब जब वहाँ कांग्रेस का एक भी एमएलए न अमेठी में न रायबरेली में है, समाजवादी पार्टी के एमएलए भारतीय जनता पार्टी के अंदर चले जाते हैं, कांग्रेस के एमएलए भारतीय जनता पार्टी के अंदर चले जाते हैं, संगठन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में बहुत मुश्किल होगा परिवार का कोई भी सदस्य लड़े चुनाव। मुझे लगता है बहुत मुश्किल होगा रॉबर्ट वाड्रा के लिए, गांधी परिवार के किसी को जीतने के लिए। जी समीर जी, अब एक काम करते हैं, पहले हम लोग स्मृति ईरानी का वो बयान, मतलब वाड्रा ने स्मृति ईरानी पर जो कुछ भी कहा वो पहले सुन लेते हैं, उसके बाद फिर हम ये भी जानेंगे कि वायनाड में आज स्मृति ईरानी ने किस तरह का हमला किया, फिर चर्चा करेंगे आपसे। तो खैर हम वो आपको सुनाएंगे। इससे पहले हम बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केरल के वायनाड में एक दिन पहले लोकसभा चुनाव का नामांकन भरा था। उसके बाद के सुरेंद्रन जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उन्होंने नामांकन दाखिल किया। एक दिन पहले कांग्रेस ने वायनाड में अपना शक्ति प्रदर्शन किया था, तो दूसरे दिन यानी आज स्मृति ईरानी वहां पर पहुंची थी पार्टी उम्मीदवार के समर्थन में, और माहौल बनाया उन्होंने कि बस इस बार तो बीजेपी यहां पर भी उनको पीछे छोड़ने वाली है। इस मौके पर स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के सहयोगी दल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का राहुल गांधी के रोड शो में झंडा नहीं दिखने पर तंज कसा। आरोप लगाया कि कांग्रेस के नामांकन के समय मुस्लिम लीग का झंडा मिसिंग था, क्योंकि उनको अब शर्म आ रही है। ये बयान सुनिए उनका। There is a hugging in Delhi and a begging in Kerala. मेरा ये मानना है कि कल कांग्रेस पार्टी के नामांकन रैली में मुस्लिम लीग के फ्लैग्स को छुपाना इस बात का संकेत है कि या तो राहुल गांधी मुस्लिम लीग के समर्थन से शर्मसार हैं, या फिर जब वो उत्तर भारत में आएंगे और मंदिर मंदिर जाएंगे, तब लोगों से उत्तर भारत में मुस्लिम लीग के साथ उनके गठबंधन को छुपा पाएंगे। मैं केरला आकर और विशेषतः वायनाड आकर देखकर ये स्तब्ध हो गई हूँ, आश्चर्यचकित हूँ कि पीएफआई जैसी आतंकवादी संगठन के बैन के बावजूद पीएफआई के पॉलिटिकल लीडरशिप से राहुल गांधी समर्थन अपने चुनाव के लिए ले रहे हैं। वो मेहनत करे, जो स्मृति ईरानी नहीं कर पाए वो मेहनत करे। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ अमेठी से मैं हूँ और प्रियंका रायबरेली से हैं। जो भी कांग्रेस पार्टी चुनेगी, वहाँ जो उम्मीदवार होंगे, वहाँ के लोग जो बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं, या वहाँ सही जो व्यक्ति होंगे जो वहाँ के सांसद बने, तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी चुनेगी, और चाहे गांधी परिवार से हो या कोई और कांग्रेस के आदमी हो जिनसे, या महिला हो जो वहां प्रगति ला सकते हैं, वो चाहते हैं कि। समीर जी, मैं बार बार एक बात का जिक्र करता हूं कि राजनीति में टाइमिंग का बहुत महत्व होता है। जिस वक्त रॉबर्ट वाड्रा का ये बयान आया है, क्या ये बयान एक तरह से बीजेपी को नहीं फुल टॉस जैसा है? बीजेपी तो और कहेगी कि राहुल गांधी के अंदर अब हिम्मत है नहीं, शायद इसीलिए वाड्रा आगे आना चाहते हैं, उनके अंदर दबी हसरत है, परिवार आगे बढ़ने नहीं दे रहा, जो कुछ भी।
देखिए, निश्चित रूप से कहेगी। भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगाते हैं कि विपक्ष की पार्टी परिवारवाद की पार्टियां हैं, भ्रष्टाचार की पार्टियां हैं और तुष्टीकरण की राजनीति करती है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार विपक्ष पर इन 3 आरोप लगाते रहे और अब कांग्रेस वही पिच प्रधानमंत्री मोदी को मुहैया करा रही है, भारतीय जनता पार्टी को मुहैया कराई है। रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर परिवारवाद का आरोप लगेगा, रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगेगा। रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर इतनी जांचें चल रही है, सब जानते हैं। और रायबरेली और अमेठी के अंदर फिर गांधी परिवार उतरेगा। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी इस बात का लगातार आरोप लगाएंगे कि देखिए, रायबरेली और अमेठी के अंदर इनके पास कोई कार्यकर्ता नहीं है, यह परिवारवाद की पार्टी है, सिर्फ अपने परिवार को बढ़ाना चाहती है। जब राहुल गांधी फेल हो गए, प्रियंका गांधी उत्तर में महासचिव बनकर प्रभारी बनाकर भेजा, प्रियंका गांधी फेल हो गई, तो अब रॉबर्ट वाड्रा को उतारा जा रहा है कि वो कांग्रेस की नैया पार करे। मुझे लग रहा है कांग्रेस अगर ये निर्णय लेती है रॉबर्ट वाड्रा को रायबरेली या अमेठी से उतारने का, तो मुझे लग रहा है कांग्रेस की ऐतिहासिक भूल होगी। कांग्रेस को अपने किसी कार्यकर्ता को उतारना चाहिए, अपने किसी प्रवक्ता को उतारे। जी समीर जी, कांग्रेस राहुल गांधी या प्रियंका गांधी में से किसी को उतार दे। रॉबर्ट वाड्रा को उतारने के बाद मुझे लग रहा है कांग्रेस की स्थिति और बुरी होगी और जो कांग्रेस पर आरोप लगते हैं वो और गहरे स्तर पर कांग्रेस के ऊपर चस्पा होंगे। जी आप सही कह रहे हैं कि शायद मतलब अगर ऐसा कदम उठाती है तो वो कांग्रेस की ऐतिहासिक भूल भी हो सकती है। अब पता नहीं भूल तो कहाँ कहाँ हुई, क्योंकि आज पिछले 2 दिनों से जिस तरह से कांग्रेस के नेता एक करके पार्टी छोड़ते जा रहे हैं, उससे तो लगता है कि कांग्रेस में क्विट कांग्रेस मूवमेंट चल रहा है। बड़े बड़े नेता पार्टी को गुड बाय कह रहे हैं। आपने पहले देखा ही होगा, जो बिल्कुल कोर टीम वाले लोग थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, गुलाम नबी आज़ाद हो, आनंद शर्मा हो, कपिल सिब्बल जैसे नेता तो चले ही गए। अभी अगर 1-2 दिन की बात करें तो आज गौरव वल्लभ, बॉक्सर विजेंदर सिंह, फिर संजय निरुपम, एक एक करके लगातार जिस तरह से पार्टी छोड़ छोड़ के नेता दूसरी तरफ जा रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। और ये अगर चुनावों के ठीक पहले हो तो ये तो विपक्षी के लिए बिल्कुल लॉलीपॉप जैसा है। भले ही वो भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को अस्वीकार करने का मुद्दा हो, भले ही वो देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली देने का मुद्दा हो, ये सारी चीजें मुझे स्वीकार्य नहीं है। सर मैं लड़ूं या पूर्णिया की खुशी के लिए वो अलग बात है। अर्थी उठेगी पूर्णिया से और निपटेगा कांग्रेस के झंडा। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। पप्पू यादव कहते रह गए, गुहार लगाते रह गए, लेकिन उनकी इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व के आगे एक न चली। पप्पू यादव ने भारी मन से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन भर दिया। पूर्णिया का क्या, पप्पू का क्या, तो दिल भी जीते, आशीर्वाद भी मिली। और पूर्णिया के हर माँ और बहनों का आशीर्वाद भगवान के तरह जो मुझे मिला, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। और यही बात मैं लालू यादव जी से हाथ जोड़ करके मैंने कहा। कल भी ये बात हुई कि मधेपुरा चले जाओ। मैंने कल भी कहा कि एक बार नहीं 2-2 बार मधेपुरा हराया है, मैं किस मुंह से जाऊंगा। और तब जब पूर्णिया कभी हराता नहीं है। अब ये तस्वीर देखिए, अक्सर आप इनका चेहरा टीवी डिबेट में कांग्रेस का पक्ष मजबूती के साथ रखते हुए देखा होगा। उन्हें बीजेपी प्रवक्ताओं को धूल चटाते देखा होगा, लेकिन अब वो भी कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। क्यों, ये भी सुन लीजिए। मैंने अपनी बातें अपने पत्र में लिखी है, आपने वो पत्र जरूर पढ़ा होगा, और इसमें मैंने पॉइंट बाय पॉइंट सारे इश्यूज रेज किए। भले ही वो सनातन विरोध का मुद्दा हो, भले ही वो भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को अस्वीकार करने का मुद्दा हो, भले ही आर्थिक उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण का विरोध करना का मुद्दा हो, भले ही वो देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली देने का मुद्दा हो, ये सारी चीजें मुझे स्वीकार्य नहीं है। मैं नीतियों के अनुसार राजनीति करता हूँ और नीतियों पर ही बात करता हूँ। जो सारी चीजें मैंने अपने जो पत्र है उसमें लिखी है। चुनाव आते ही कांग्रेस में भगदड़ मच गई। पार्टी मोदी के खिलाफ जंग का ऐलान तो कर रही है, लेकिन खांटी कांग्रेसी ही कांग्रेस को अलविदा कहते जा रहे हैं। फहरिस्त तो लंबी है, लेकिन ताजा तस्वीरें 3 हैं जिन पर गौर कीजिए। महाराष्ट्र में पार्टी के फायर ब्रांड नेता संजय निरुपम ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया। टिकट नहीं मिला तो पार्टी छोड़ दी। इधर बॉक्सर विजेंदर सिंह ने भी कांग्रेस को अलविदा कह दिया। अब तेज तर्रार प्रवक्ता गौरव वल्लभ का भी कांग्रेस से मुंह भंग हो गया है और उन्होंने भी पार्टी को छोड़ने में ही भलाई समझी। संजय निरुपम ये वो नाम है जो कांग्रेस के लिए महाराष्ट्र में दहाड़ा करते थे।
बेहद आक्रामक तरीके से विरोधियों पर वार किया करते थे, लेकिन इनका भी कांग्रेस से मोह भंग हो गया। संजय निरुपम ने आखिर कांग्रेस क्यों छोड़ी? दरअसल उन्हें मुंबई नॉर्थ वेस्ट से लोकसभा का चुनाव का टिकट चाहिए था, लेकिन गठबंधन होने की वजह से ये सीट शिवसेना उद्धव गुट के हिस्से में चली गई, जिसके बाद संजय निरुपम ने बगावत का रास्ता अख्तियार कर लिया। कांग्रेस के पूर्व सांसद संजय निरुपम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत जय श्री राम से की, क्या मैसेज देना? बिल्कुल नहीं, मैसेज कुछ नहीं है। राम इस देश के हैं, इस देश के प्राण हैं, और हम सब जिन मूल्यों में आस्था रखते हैं उसकी स्थापना ही राम ने की है, और राम सबके हैं, किसी एक के नहीं है। तो निश्चित तौर पर हमारे यहाँ जो कांग्रेस में एक सोच रही और समय समय पर राम की आस्थाओं, राम से जुड़ी आस्थाओं के ऊपर जो सवाल खड़े किए गए थे वो कहीं ना कहीं सबको तकलीफ देते रहे। अब तक कांग्रेस के लिए लड़ते आ रहे थे आप, लेकिन आज अचानक कैसे निर्णय लिया कि ये निर्णय तो कांग्रेस पार्टी ने मजबूर किया लेने के लिए, क्योंकि मैं पिछले चुनाव हारने के बाद पिछले 5 वर्षों से मैं अपने क्षेत्र में काम कर रहा हूं और एक पॉलिटिकल व्यक्ति हूं, तो निश्चित तौर पर चुनाव लड़ने की अपेक्षा होगी। हाल की बात करें तो कई बड़े चेहरे कांग्रेस को अलविदा कह गए। इनमें मिलिंद देवड़ा और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान का नाम भी है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी कांग्रेस को अलविदा कहकर बता दिया कि पार्टी के लिए सब कुछ अच्छा नहीं है। चुनावी सीजन में कांग्रेस के लिए कुछ भी ठीक ठाक नहीं चल रहा। पिछले 10 साल में कांग्रेस की हालत जर्जर हो गई है। आखिर देश की सबसे पुरानी पार्टी का हश्र ये कैसे हो गया? आखिर क्यों पार्टी के युवा चेहरे एक एक करके कांग्रेस को गुड बाय बोल रहे हैं? साथियों का मोह भंग हो रहा है। ऐसे में 24 की राह कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। संजय निरुपम, गौरव बल्लभ, विजेंद्र सिंह और अनिल शर्मा, ये 4 वो नाम है जो पार्टी छोड़ गए। इसमें जो आखिरी नाम मैंने लिया अनिल शर्मा का, वो बिहार में कांग्रेस के पार्टी प्रेसिडेंट थे कभी। उन्होंने पार्टी सिर्फ इसलिए छोड़ी क्योंकि पप्पू यादव को कांग्रेस में शामिल कराया गया था। लेकिन अभी आपने हमारी रिपोर्ट देखी, पप्पू यादव कांग्रेस में अपना पार्टी का उन्होंने विलय किया। शायद कांग्रेस ने भरोसा दिया होगा कि पूर्णिया सीट से वही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब हालत यह है कि आरजेडी ने धक्का मार के कांग्रेस को वहां पर नीचे कर दिया है। आरजेडी की उम्मीदवार बीमा भारती वहां से चुनाव लड़ेगी और पप्पू यादव ने निर्दलीय नामांकन किया है। तो समीर साहब, मेरा सवाल आपसे है, क्या कांग्रेस की स्थिति राज्यों में ऐसी हो गई है कि उसको जो भी क्षेत्रीय पार्टी जिसके साथ गठबंधन किया, हर कोई आ रहा है केहनी मार के आगे निकल जा रहा है? बिहार में देखिए आरजेडी ने किया, महाराष्ट्र में देखिए संजय निरुपम के छोड़ने की वजह क्योंकि शिवसेना ने उनके साथ वैसा कर दिया उद्धव वाले ग्रुप में। सेम कहानी उत्तर प्रदेश में, यहाँ भी अखिलेश यादव ने जैसे चाहा वैसे किया। तो मेरा सवाल सर ये है कि क्या जो क्षेत्रीय दल है वो कांग्रेस को अपने से भी छोटा मानने लगी है क्या? देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी रही है, देश की सबसे पुरानी पार्टी रही है, देश में सबसे लंबे समय तक राज करने वाली पार्टी रही है। और आज कांग्रेस की ये हालत हो गई है कि क्षेत्रीय दल भी कांग्रेस का साथ लेने को तैयार नहीं है और ये मानते हैं कि कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे तो कांग्रेस उन्हें कुछ देगी नहीं, कांग्रेस उनका आधार ले जाएगी और उनके नुकसान होगा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी 2 सीटें देने को तैयार नहीं है कांग्रेस को। जहां से अधीर रंजन चौधरी जीतते हैं वहां पर भी ममता बनर्जी ने क्रिकेटर यूसुफ पठान के भाई यूसुफ पठान को वहां से खड़ा कर दिया है। बिहार के अंदर आप देख लिए लालू प्रसाद यादव एक पूर्णिमा सीट देने को तैयार नहीं है। औरंगाबाद सीट कांग्रेस को देने को तैयार नहीं रहे। उन्होंने कह दिया आपको 9 सीट तब मिलेगी जब झारखंड के अंदर आप 2 सीट हमें दोगे। उसके बाद उन्होंने लालू प्रसाद यादव ने दिया। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने 17 सीटें दी और वो सीटें दी जहां अखिलेश यादव लड़ना नहीं चाहते थे। मुझे ऐसा लगता है कि पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे महाराष्ट्र में आप देख लीजिए, इन सारे उद्धव ठाकरे ने वो सीटें दे दी जहां उद्धव चाहते कि कांग्रेस लड़े। ये जो तो आज कांग्रेस अपने सहयोगियों की भरोसा नहीं जीत पा रही है। ऐसे स्थिति में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से चुनाव कैसे लड़ेगी? कांग्रेस सबसे बड़ी समस्या ये है, कांग्रेस ना अपने पैरों पे खड़ी है, ना अपने सहयोगियों का सहारा लेकर खड़े हो पा रही है। समीर साहब, यहाँ सबसे बड़ा सवाल और यही कारण है कि कांग्रेस के ज्यादातर सांसद और विधायक और नेता कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं। जी, इसमें सबसे बड़ा इसके आगे का रिपरकशन या इसके आगे का फलाफल ये होने वाला जो नजर आ रहा है, क्या कांग्रेस अब तक का जो उसका लोएस्ट परफॉर्मेंस है 44 सीट, क्या उससे भी नीचे जाने की तैयारी में है इस बार? क्या सर, सिर्फ सीटों का सवाल नहीं है, कांग्रेस 40 से नीचे सीटों पे जा रही है और उसका असर देखिएगा। जब 4 जून को जब परिणाम आएंगे और कांग्रेस 40 या 42 सीटों पर रहेगी तो आप ये तय मानना कि 6 महीने के भीतर कांग्रेस के कर्नाटका की सरकार, कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश की सरकार, मुझे लगता है गिर जाएगी
उसके बाद भगदड़ मचेगी और आधे से ज्यादा सांसद अगले 5 साल में दूसरे पार्टियों का दामन थाम लेंगे। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा संकट उस समय आने वाला है। सिर्फ 40 सीटों का नहीं है, कांग्रेस अपने दोनों राज्य गवा देगी, कर्नाटक भी गवाएगी और मुझे लग रहा है हिमाचल भी वो गवा देगी। जी, आप बड़ी बात कह रहे हैं। और उसका असर तुरंत होने वाले हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव पे पड़ेगा, जो 4 महीने के बाद ही अक्टूबर में महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव होंगे। वहां पर भी कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जी, आप बड़ी बात कह रहे हैं, हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन बढ़ते हैं अभी दिल्ली की तरफ। शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में अभी बंद हैं। इस बीच सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल बीच बीच में आती हैं और मैसेज अपनी तरफ से वो जारी करती हैं। आज भी उनकी एक तस्वीर सामने आई, लेकिन उस तस्वीर में कुछ बदलाव था। पहले जब तक वो आती थी तो बीच में बैठती थी, एक तरफ उनके ऊपर में भगत सिंह की तस्वीर दिखाई देती थी और दूसरी तरफ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। लेकिन आज जो तस्वीर थी उसके पीछे अरविंद केजरीवाल की तस्वीर बीच में आ गई है। ऐसे में ये देखिए आपके स्क्रीन पे है, एक तरफ आप देख रहे हैं कि भगत सिंह है, दूसरी तरफ बाबा साहेब अंबेडकर और बीच में केजरीवाल। ये नई एंट्री है, यानी एक तरफ से अपने आप को उस कतार में लाने की उनकी आम आदमी पार्टी या जिस किसी का भी दिमाग रहा हो, ये कोशिश है कि अरविंद केजरीवाल उसी लीग में खड़े हैं जहां पर कि आपको यहाँ पर ये 2 बड़े नाम आपके सामने हैं। मैं इस तस्वीर को एनालाइज करने के लिए समीर साहब आपसे जानना ये चाहता हूँ, एक लाइन मुझे छोटे से जवाब में समझाइए, क्या केजरीवाल अपने आप को भगत सिंह की तरह क्रांतिकारी बताना चाहते हैं या बाबा साहेब अंबेडकर की तरह संविधान जानने वाले, देश बनाने वाले, इस तरह का अपने आप को क्या पोर्ट्रेल करना चाहते हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल को इन दोनों महात्माओं के समकक्ष आम आदमी पार्टी रखना चाहती है और मुझे लग रहा है कि इसका आम आदमी पार्टी को बहुत तगड़ा नुकसान होने वाला है। क्या अम्बेडकरवादी, क्या अम्बेडकर को मानने वाले ये स्वीकार कर पाएंगे कि अरविंद केजरीवाल का फोटो उस अम्बेडकर साहब के साथ लगाया जाए? पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, क्या पंजाब के लोग ये स्वीकार कर पाएंगे कि अरविंद केजरीवाल का फोटो भगत सिंह के बराबर रखा जाए? मुझे लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल आपको उस कद का बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप उसका उल्टा असर होगा। और देखिए, तो आप कह रहे हैं कि इस तस्वीर का आम आदमी पार्टी को नुकसान हो सकता है, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की तस्वीर भगत सिंह और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बीच में लगाया गया है, इसका नुकसान हो सकता है। वैसे पार्टी को चुनावों में क्या नुकसान होगा, अभी तात्कालिक तौर पे तो फायदा ये दिख रहा है कि संजय सिंह तिहाड़ से बाहर आ गए हैं और उनसे हमारी संवाददाता ने बात की। जरा सुनते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी इस वक्त एक्सक्लूसिव हमारे साथ हैं। संजय जी, कथित शराब घोटाले में आपको जेल हुई और आप बाहर आए, इन 6 महीनों की अगर हम बात करें तो क्या कुछ बदला है? जो संजय सिंह पहले थे, आप जब बाहर आए हैं और ज्यादा पलटवार करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। देखिए, हमारी पार्टी आंदोलन के कोख से जन्मी हुई है, तो आप अगर ये सोचते हैं कि हमें जेल में डाल देंगे, लाठी चला देंगे, मुकदमा लिख देंगे तो इससे हम लोग कहीं झुक जाएंगे, रुक जाएंगे, ये सब होने वाला नहीं। ये बच्चों का खेल, मैंने पहले भी कहा था भाजपाइयों से कि बच्चों का खेल हम लोगों के साथ मत खेलो। आपने दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के द्वारा निर्वाचित एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया। इस तरह से आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, तानाशाही फैला रहे हैं। तो दिल्ली के लोग, देश के लोग और आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़ा है। अरविंद केजरीवाल जी जल्द ही बाहर आएंगे। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। दिल्ली के लोगों के लिए काम करते रहे थे, हैं और रहेंगे। बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है कि जेल से सरकार नहीं चल सकती है, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जो है वो सीएम बने रहेंगे और उन्हीं के नेतृत्व में दिल्ली सरकार चलती रहेगी। क्या कह रही है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है ही नहीं। भाजपा तो एक महाभ्रष्ट पार्टी है और शराब घोटाला भी किसने किया है? भाजपा ने शराब घोटाला किया है। शराब घोटाला तो बीजेपी ने किया है। आप देखिए ना, 55 करोड़ रुपए की रिश्वत भाजपाइयों के खाते में गई है शरद रेड्डी नाम के शराब कारोबारी से। तो इसलिए आज मैं फिर दोहरा रहा हूं इस बात को, केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी जल्द ही बाहर आएंगे। बीजेपी एक बात और लगातार ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल को नैतिकता के तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए। तो कल को भगवंत मान को इस्तीफा दे देना चाहिए, उनको गिरफ्तार कर लो, 2 फर्जी मुकदमे ही लगाने हैं।
2 फर्जी मुकदमा ही तो करना है। ममता बनर्जी पे 2 फर्जी मुकदमा कर दो, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। हेमंत सोरेन पे 2 फर्जी मुकदमा कर दो, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। चंपई सोरेन को इस्तीफा देना चाहिए। रेवंत रेड्डी को, सिद्धारमैया को, विजयन को, सबको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो सारा विपक्ष ही खत्म हो जाएगा इस देश में, सारा विपक्ष खत्म हो जाएगा। तो नैतिकता कम से कम और भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपाइयों को बोलने का तो काम नहीं करना चाहिए। देश की महाभ्रष्ट पार्टी है बीजेपी। आप जब जेल से बाहर आए, आप सुनीता केजरीवाल जी से जाके मिले, आपने पैर छुआ, आशीर्वाद लिया। आगे आपका पार्टी में क्या कुछ नेतृत्व रहने वाला, किस तरह का आपको जो जिम्मेदारी है, किस तरह की मिलने वाली है? ये आम आदमी पार्टी हम लोगों के लिए एक परिवार है और आपने हमारे परिवार के मुखिया को जेल में डाला है। आज हमारी भाभी सुनीता जी पीड़ा में है, तकलीफ में है। अपने परिवार से मिलने से पहले मैं वहां मिलने गया, पैर छू के उनका आशीर्वाद भी लिया और हम लोगों ने भरोसा दिलाया है कि पूरी पार्टी एक स्वर में अपने नेता केजरीवाल जी के साथ खड़ी है। तो किसी भी गलतफहमी में किसी को नहीं रहना चाहिए, बीजेपी के लोगों को या किसी भी पार्टी को, कि आप हमें झुका लेंगे या डरा लेंगे। संजय जी, आगामी लोकसभा चुनाव सर पर है। जब पार्टी को सबसे ज्यादा जरूरत थी आप जैसे एक नेता की, क्योंकि पूरा शीर्ष नेतृत्व जेल में है, आप बाहर आए हैं, किस तरीके से और किसकी अगुवाई में लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी बैठकर जो भी रणनीति तय करेगी, अरविंद केजरीवाल जी का जो भी निर्देश होगा, हम लोग उसका पालन करेंगे और 10 गुना ज्यादा मेहनत से काम करेंगे। जहां पार्टी के कैंडिडेट हैं उनको जिताने के लिए, जहां इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं उनको जिताने के लिए। आखिरी सवाल है, न्यायपालिका पर कितना भरोसा है? आपको जमानत मिली है, सत्येंद्र जैन अंदर हैं, केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, क्या वो लोग भी बाहर आएंगे जल्द? ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं, और मुझे पूरा भरोसा है कि न्यायपालिका हमारे नेताओं को जल्द ही न्याय देगी। केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी और जैन साहब जल्दी बाहर आएंगे। शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो ये हमारे साथ राज्यसभा सांसद संजय सिंह एक्सक्लूसिव थे। कैमरा पर्सन शेरा के साथ मैं इंदर यादव, इंडिया डेली, दिल्ली।